आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको कुछ सुनाऊं। और ये आवाज जगदीप धनकर यानी हमारे वाइस प्रेसिडेंट की है। आप सुनिए इसको और फिर हम बात करते हैं। जहां औरतें लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, वो समाज सभ्य समाज नहीं है। वो डेमोक्रेसी कलंकित है। वो हमारी प्रगति में सबसे बड़ा अवरोधक है। तो आपने सुना हमारे वाइस प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं। इनकी बातों से आपको ऐसा लग रहा है कि ये देश विरोधी हैं? खैर, क्रिटिसाइज ये भी कर रहे हैं। तो मैं बात ये कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हैं करंट अफेयर के लिए, तो द हिंदू को ना पढ़ा करें, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, क्योंकि द हिंदू हमेशा क्रिटिसाइज करता है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपका क्रिटिसिज्म वैलिड है, लॉजिकल है, तो फिर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे, जो गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन करते हैं उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लोग न्यूट्रल रहें, पॉलिटिकल ना हो। तो अगर हम जो पावर में है, अगर हमेशा उसकी तारीफ ही करते रहेंगे, तो ये एलिगेशन बहुत आम हो जाएगा कि भाई ये तो सरकारी पॉलिटिकली अलाइंड पर्सन है ना। तो आपको क्रिटिसिज्म से ऐसा माइंडसेट बिल्कुल मत बनाइएगा कि आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना है। अपने आंसर्स जो आप लिखेंगे उसमें आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, हमेशा तारीफ लिखनी है, या इंटरव्यू में आप सिर्फ तारीफ करेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आपके क्रिटिसिज्म वैलिड है, गवर्नमेंट में, हमारे पार्लियामेंट में ऑपोजिशन क्यों बैठता है? गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए ही तो बैठता है, ताकि अच्छे रिजल्ट्स आ सकें। जो इंप्रूवमेंट होगा वो क्रिटिसिज्म से ही तो होगा। तो अपना ओपिनियन बनाने में बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा। अगर क्रिटिसिज्म है, वैलिड है, लॉजिकल है, तो फिर उसको एक्सप्रेस करने में, उसको कहने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो द वाइस प्रेसिडेंट सेड इट्स द अर्जेंट नीड टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर जेंडर इक्वलिटी। यूनिफॉर्म सिविल कोड काफी टाइम से डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है, यूसीसी जिसको शॉर्ट में कहते हैं। इससे जो रिलीजियस कानून हैं, जैसे मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, इन सब को हटाकर एक प्रॉपर जो नॉन रिलीजियस अफेयर्स हैं, जैसे मान लीजिए शादी की बात है, तो ये कोई पूजा पाठ का या भगवान में आस्था की बात नहीं है, नॉन रिलीजियस थिंग है। इसको कंडक्ट करवाने के लिए सरकार कानून बना सकती है। डाइवोर्स है, इसमें कोई रिलीजन का इंटरफेरेंस तो है नहीं, दो लोगों के बीच की बात है। तो इस तरह के मुद्दे को यूनिफॉर्म सिविल कोड में कानून के तहत फॉर्मलाइज करने की बात कही जा रही है। कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है महिलाओं के साथ, तो इन सब को एड्रेस करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं मॉडल ऑफ द सेशन क्या होने वाला है। थोड़ा सा बदलाव है। जैसा कि मैंने कल बताया था, न्यूज़पेपर का जो भी कवरेज होगा या न्यूज़ मीडिया से कवरेज होगा, डेली इवेंट्स को हम कवर करेंगे। और डेली इवेंट्स में न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट सोर्सेस, रिपोर्ट्स, इन सब को इकट्ठा करके, चाहे वो विजुअल मीडिया हो, न्यूज चैनल से डाटा लिया गया हो, इन सब को, जो भी डेली न्यूज इवेंट्स होगा उसको कवर किया जाएगा इसमें। तो आज का सेशन जो स्टार्ट होगा, इसमें पहले हम नेशनल न्यूज देखेंगे, फिर स्टेट का, बिहार का न्यूज देखेंगे हम, क्योंकि हम बिहार से हैं और ये मोस्टली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बिहार के बच्चे ही देखेंगे इस वीडियो को। तो बिहार का न्यूज देखेंगे, आज के न्यूज़पेपर में क्या आया, या फिर करंट इवेंट्स में। सिर्फ आप न्यूज़पेपर से ये मत समझिएगा कि सिर्फ किसी न्यूज़पेपर से उठाया हुआ टॉपिक है। जितने भी न्यूज इवेंट्स हुए हैं 24 घंटे में, उन सबको इकट्ठा करके इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि इससे आपको बहुत फायदा होगा, आपकी करंट अफेयर की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी।
फिर इसके बाद जैसा कि मैंने बताया है कि फैक्ट्स, एनालिसिस एंड एमसीक्यू, तो फैक्ट्स और एनालिसिस आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिर एमसीक्यू भी, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपके लिए फ्रेम किया है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसका पर्पस ये है कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हैं उनको भी इस क्वेश्चंस के द्वारा डिस्कस कर लिया जाए। अगर आप अपने सुझाव कुछ देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आज शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के न्यूज में ये आया, सुप्रीम कोर्ट का 75 साल पूरा हुआ है, और ये स्टाम्प है इसका, बहुत क्लियर इमेज नहीं मिल पाया मुझे। तो 75 साल के पूरे होने के बाद एक स्टाम्प और एक क्वाइन रिलीज किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और 2 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, ये 2 दिन का प्रोग्राम है जो आज से शुरू होगा। आप ये फोटो देख रहे हैं, ये भारत मंडपम है, G20 समिट जो हुआ था इंडिया में, उस टाइम ये काफी पॉपुलर था। इसके सामने ये नटराज का मूर्ति रखा गया है। दूसरा न्यूज है, विस्तारा जो एयरलाइंस है उसको एयर इंडिया के साथ मर्ज किया जाएगा नवंबर में, लगभग 11 या 12 नवंबर का डेट रखा गया है इनका मर्जर का। अगला न्यूज था, इंडियन आर्मी लॉन्च्ड फर्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट नमन। ये नमन क्या है इसके बारे में मैंने एक सवाल बनाया है, तो भी नहीं बता सकते हैं, सवाल देखने के बाद डिस्कस करेंगे इसको। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो कल हम बताए थे आपको, ये मुंबई में जो ऑर्गेनाइज किया गया, यहां पे क्या क्या बातें हुई। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई काफी ज्यादा न्यूज में है और बहुत यूज किया जा रहा है एक्सटेंसिवली। तो यहां पे ये बात कही गई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह यूज किया जाए कि फाइनेंशियल फ्रॉड जो होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स एवेजन, इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड जो होते हैं उनको, मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि जैसे पैसा, काला मनी, काला धन जिसको कहते हैं, इनको रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाए। तो काफी सक्सेसफुल रहा ये इवेंट, और यहाँ पे बहुत सारे चीज डिस्कस किए गए, जैसे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जनधन योजना जो चलाया गया था, जनधन योजना, अकाउंट बनाया गया था 2014 में, इसको रिलीज किया गया था, इस स्कीम को 2014 में जनधन योजना रिलीज किया गया था, और इसका 10 साल पूरा हुआ है। 2014 में रिलीज किया गया था, अभी 2024 है, तो 10 साल पूरे हो गए इसके। तो इसके बारे में भी बात किया गया, क्योंकि ये समिट ही, ये फेस्टिवल ही फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। तो जनधन योजना से बेहतर और कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है जहां पे फाइनेंस भी है और टेक्नोलॉजी भी है। तो हमारा पहला सवाल जो होगा वो जनधन योजना के बारे में ही है। उसके पहले हम बिहार के न्यूज देख लेते हैं। तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने राजगीर में नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन, यानी कि 29 अगस्त को राजगीर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स एकेडमी का उद्घाटन किया है। इसमें 24 टाइप के इंडोर एंड आउटडोर गेम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, इसकी फैसिलिटी होगी इसमें। हमारे बिहार के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अभी नए अपॉइंट हुए हैं, आलोक राज 1989 बैच आईपीएस ऑफिसर हैं, और ये रिप्लेस कर रहे हैं आरएस भाटी, जो अब सीआईएसएफ के डीजी के रूप में अपॉइंट हुए हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी नया बनाया गया है टीवी सोमनाथन को, जो 2 साल के लिए अपनी सर्विस देंगे। इसके पहले राजीव गौबा थे, इन्होंने 5 साल सर्विस दिया था अपना। उसके बाद अब क्योंकि इनका रिटायरमेंट का होगा, सर्विस 2 साल बची होगी, इसलिए सिर्फ ये 2 साल अपना सर्विस दे पाएंगे कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में। विजय कुमार चौधरी, इन्होंने बांध बनाने की बराज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, बांध बनाने की बात कही है 4 रिवर्स पे, गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा। प्रपोजल है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाएगा, उसके बाद फिर इस पे मोहर लगेगी तो ये बांध बनाए जाएंगे। अच्छा वाटर सोर्स होता है बांध, इरिगेशन पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है।
एक मुंगेर के तारापुर में पहला सब डिविजनल लेवल पे सॉइल टेस्टिंग सेंटर बनाया गया है। तो ये भी बिहार के सारे एग्जाम्स के लिए तो एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो जो मैं इकट्ठा कर पाया बिहार से रिलेटेड न्यूज जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो ये थे। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और आज का पहला सवाल देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये जनधन योजना के बारे में पहला सवाल होने वाला है हमारा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जनधन योजना। जनधन योजना के बारे में ये जो स्टेटमेंट दिया गया है आप बताइए कौन सा सही है और इसमें कौन सा गलत है। आप आइडेंटिफाई कीजिए वीडियो को पॉज करके और फिर करेक्ट ऑप्शन चूज करके रखिए। फिर वीडियो प्ले करके आप देखिएगा आंसर क्या है इसका। इन कंपैरिजन टू मेन देयर आर मोर वुमेन विथ जनधन अकाउंट। औरतों महिलाओं के पास जनधन अकाउंट अधिक है मेल मेंबर्स के कंपैरिजन में। मेजॉरिटी ऑफ जनधन अकाउंट होल्डर्स आर इन अर्बन एरियाज। मेजॉरिटी ऑफ जनधन अकाउंट, ज्यादातर जनधन अकाउंट जो है ये अर्बन एरियाज में है। स्टेटमेंट्स इसमें से कौन सा सही है? तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया था। वो डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आइडिया होना चाहिए। तो महिलाओं के पास ज्यादा अकाउंट है, जनधन योजना अकाउंट ज्यादा है। इसका एक लॉजिक भी आप मान सकते हैं। जैसे जनधन अकाउंट जब हम डिस्कस करेंगे तो आप ज्यादा समझ पाएंगे इसको कि महिलाओं के पास ज्यादा क्यों हो सकता है। जनधन अकाउंट में रेमिटांस की फैसिलिटी दी गई है। रेमिटांस का मतलब होता है कि अगर कोई काम बाहर करता है और वो देश में पैसा भेजना चाहता है या अपने घर भेजना चाहता है, जो मान लीजिए आपके परिवार से कोई यूनाइटेड स्टेट्स में काम कर रहा है या फिर यूरोप किसी कंट्री में काम कर रहा है और वहां से जब वो पैसा भेजेगा इंडिया में तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं। तो रेमिटेंस फैसिलिटी दी गई है। तो जो मेल मेंबर बाहर काम कर रहे हैं वो अपनी वाइफ्स के नाम पे बैंक अकाउंट बनवाएंगे। तो इस तरह से, और मेल का तो होगा ही अकाउंट, तो इस तरह से ज्यादातर जनधन अकाउंट जो हैं, क्योंकि पहले जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन था तो मेल मेंबर्स जो एडल्ट्स थे मोस्टली लोगों के पास अकाउंट होता ही था। बहुत लोगों के पास जो गरीब थे उनके पास नहीं था, तो फिर उन लोगों ने नया अकाउंट बनवाया होगा अपना। तो ये स्टेटमेंट सही है। इन कंपैरिजन टू मेन वुमेन हैव मोर जनधन अकाउंट। मेजॉरिटी जो है वो रूरल और सेमी अर्बन एरिया में है। रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया में जनधन अकाउंट ज्यादा खोले हुए हैं। तो इसमें से ऑप्शन आपको करेक्ट चुनना है तो सिर्फ ओनली वन ऑप्शन होगा। नंबर्स इसके लिए इंपॉर्टेंट, नंबर्स मैं बता सकता हूं लेकिन जैसा कि मेरा पर्पस ये नहीं है कि आपको कंफ्यूज किया जाए और डाटा से लोड कर दिया जाए। डाटा बताते बताते 2 घंटे भी कम पड़ेंगे। अगर मैं डाटा बताने लगूं हर चीज का जो भी एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं भी है उसको भी इंक्लूड करना मेरा पर्पस नहीं है इस सेशन में। इसमें वही इंक्लूड किए जाएंगे जो बिल्कुल एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस तरह के सवाल इस सेशन में इंक्लूडेड होंगे। चलिए देखते हैं हम जनधन अकाउंट के बारे में और जनधन योजना जो 2014 में। आप एक डेट सिर्फ याद रखेंगे, डेट होगा 28 अगस्त। ठीक है, ये 2014 में इस योजना को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, फिर 2018 में ये जो आप देख रहे हैं माइक्रो इंश्योरेंस का जो फैसिलिटी था 2018 से पहले जो भी अकाउंट खोले गए थे उसमें 1 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता था। लेकिन 28 अगस्त 2018 ये साल कब होगा? इलेक्शन से जस्ट पहले का साल होगा। तो इसे हम समझ सकते हैं कि इलेक्शन जब आता है तो गवर्नमेंट कुछ ज्यादा बेनिफिट देती है पब्लिक को। तो उस वक्त इस 1 लाख को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया था। मतलब अगर 28 अगस्त से के बाद जो भी जनधन अकाउंट खुलेगा उसके बेनिफिशियरीज को
इंश्योरेंस के तौर पे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। फैसिलिटी क्या क्या होती है जनधन अकाउंट में, ये देखिए। पेंशन स्कीम होता है फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, या फिर आप दिहाड़ी मजदूर देखते हैं, या फिर जो हॉकर्स हैं, जो ठेला वाला या फिर फेरी वाला, ऐसे लोगों को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काउंट किया जाता है। उनके लिए पेंशन स्कीम भी इस योजना के तहत दिया जाता है। बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट विथ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 10,000 टू एलिजिबल एडल्ट्स। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जैसे आपके अकाउंट में बिल्कुल पैसा नहीं है, फिर भी आपको 10,000 रुपए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ताकि अगर इन केस आपको जरूरत पड़े तो आप उसको यूज कर सके, कंडीशन बीइंग कि आप उसको वापस लौटा देंगे। और इसी से रिलेटेड क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड, ये अगर 10,000 रुपए आप नहीं लौटा पाते हैं तो फिर बैंक का नुकसान होगा, क्योंकि बैंक आपको 10,000 रुपए दे रही है। अगर इन केस आप वो नहीं लौटा पाते हैं तो फिर गवर्नमेंट बैंक को वापस लौटा देगी। तो ये दोनों कनेक्टेड हैं पिलर्स। यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विस जो है, बेसिक बैंकिंग फीचर्स, जैसे आप यहां पे देखिए गवर्नमेंट का बहुत क्लियर डाटा है, उनके ऑफिशियल साइट पे ये मेंशन किया हुआ है। 53.20 करोड़ बेनिफिशियरीज बैंक्ड सो फार। इतने बेनिफिशियरीज का बैंक अकाउंट खोला गया है। तो ये जो यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज है, ये कैसे होगा? सब जगह हर जगह पे तो बैंक का ब्रांच नहीं खोला जा सकता है, तो उसके लिए बैंक मित्र इनको लाया गया, और ये 11.59 लाख बैंक मित्र जो कि कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू वर्क फंक्शन करते हैं। आप ऐसा अपने गांव में या मोहल्ले में कहीं पे आप ऐसा बोर्ड देखे होंगे, छोटा सा ऑफिस होता है और उसमें इस तरह का बोर्ड लगा होता है। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ये सेंटर्स, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं, इसीलिए इसका नाम कॉमन सर्विस सेंटर है। तो ऑथेंटिकेशन का, आधार ऑथेंटिकेशन, आपको नाम चेंज करवाना है, एड्रेस चेंज करवाना है, इस तरह के बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं इनके द्वारा। और बैलेंस जो है, आप ये सब नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, ये बस लिखा था ऑफिशियल साइट पे, तो ये तो अपडेट होता रहता है, कभी चेंज ही, मतलब स्टैटिक तो रहेगा नहीं, ये तो हमेशा चेंज होगा। तो इस नंबर को याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, बैंक मित्र, जैसा मैंने आपको बताया, तो इस तरह के इनोवेटिव तरीके से फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, यानी कि लोगों को जागरूक करना भी इस योजना का गोल है, कि लोगों को जागरूक किया जाए, फाइनेंशियली उनको अवेयर किया जाए चीजों से। तो ये 6 पिलर थे जो हमने अभी डिस्कस किए जनधन अकाउंट के, और इसका 10 साल पूरा हो रहा है, तो ये इंस्टीट्यूशन 10 इयर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इसके बारे में पूछा जा सकता है सवाल योजना के बारे में। चलिए अब अगला सवाल, सॉरी, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। नमन, तो ये स्टेटमेंट्स आप पढ़िए और बताइए इसमें कौन सा सही है। कल्चरल टूरिज्म इन इंडिया, पेंशन स्कीम फॉर पर्सन्स अबव 80 इयर्स, डेडिकेटेड सपोर्ट एंड सर्विसेज टू डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। मतलब क्या ये कल्चरल टूरिज्म के लिए, यानी कि लोगों को घुमाने के लिए, जैसे अयोध्या घुमाने की बात कही जा रही थी कि जब उद्घाटन हुआ था मंदिर का, या फिर कोई पेंशन स्कीम है, या फिर कोई डिफेंस का सपोर्ट सिस्टम है, और ये डिफेंस सर्विसेज के लोगों के लिए बनाया गया है ये प्रोजेक्ट? इसका सही जवाब है सी। इंट्रोडक्शन में भी हम बताए थे आपको कि ये मिलिट्री वालों, डिफेंस सर्विसेज वालों के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने यहां मेंशन किया था इंडियन आर्मी लॉन्च द फर्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट नमन। तो अगर जिन लोगों ने ये देखा होगा वो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। डेडिकेटेड सपोर्ट सर्विस है जो रिटायर हो जाते हैं,
पेंशनर्स या फिर वेटरन्स जो रिटायर्ड पर्सनल हैं या फिर जो शहीद हो गए उनके परिवार को सपोर्ट देने के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है। अभी इसके टोटल 14 कॉमन सर्विस सेंटर बनाया गया है। कॉमन सर्विस सेंटर अभी हमने डिस्कस किया था, तो ये अलग होगा, ये डिफेंस वालों के लिए होगा कॉमन सर्विस सेंटर। और 2 से 3 साल के अंदर इनका टारगेट है कि लगभग 200 कॉमन सर्विस सेंटर बना दिए जाएं ऑल ओवर इंडिया। अभी सेलेक्टेड डिस्ट्रीब्यूट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन 14 है तो कम है अभी। लेकिन फिर 2-3 साल के अंदर इनको का एक्सपेंशन का टारगेट है कि 200 कॉमन सर्विस सेंटर बना लिए जाएं। Which given industry does not belong to core sector industries? core sector industry क्या होता है? कोर सेक्टर इंडस्ट्री, अब बताइए इसमें से कौन सा होता है? कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज टोटल 8 हैं हमारे देश में। 8 इंडस्ट्रीज सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को कोर सेक्टर इंडस्ट्री कहा जाता है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा डाटा रिलीज किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा डाटा रिलीज किया, जिसमें बताया गया जुलाई में 6.1% का ग्रोथ इसमें देखा गया है कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में। कोर सेक्टर इंडस्ट्री जो है ये टोटल जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रीज होता है उसका 40% भागीदारी कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज का होता है। तो इसमें से कौन सा कोर सेक्टर इंडस्ट्री है? मैंने जैसा कि आपको बताया टोटल 8 हैं, तो ये 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं। सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड स्टील। तो इसमें से आप देखिए ये ट्रिकी स्टेटमेंट के द्वारा बनाया गया है। विच गिवन इंडस्ट्री डज नॉट बिलोंग लिखा है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन निकालना है। तो करेक्ट ऑप्शन डज नॉट बिलोंग, ये सब बिलोंग करते हैं कोर इंडस्ट्रीज से, कोर सेक्टर इंडस्ट्री से। पूछ रहा है कौन सा नहीं करता है, तो ये तो सारे बिलोंग करते हैं, तो इसलिए नन ऑफ द एबव होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट ये कहां पे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है? ये 20 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट, गोवा, मुंबई, दुबई, न्यूयॉर्क। ऑडियो विजुअल यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि फिल्मों से रिलेटेड कुछ होगा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसको शॉर्ट में वेव भी बोलते हैं, वेव, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, तो वेव समिट भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। नवंबर में होने वाला है ये, और इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा गोवा में। तो गोवा में ये वेव समिट करवाया जाएगा और इसमें चैलेंजेस दिए जाएंगे। गेमिंग इंडस्ट्रीज, एनिमेशन, फिल्म मेकिंग, डॉक्यूमेंट्री, इस तरह से रिलेटेड और भी जो विजुअल, ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और भी मोड ऑफ क्रिएशन है, उन सब के लिए अलग अलग तरीके के चैलेंजेस इसमें इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, कंपटीशन होगा। और ये समिट फिर उनके डेवलपमेंट में क्या क्या किया जा सकता है, इनोवेटिव आइडियाज डिस्कस किए जाएंगे इस समिट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज आसना? A government scheme, residential project for poor, a rare cyclone, or none of the above? आसना क्या है? What is आसना? अभी हाल ही में आपने देखा होगा गुजरात में बहुत ज्यादा तूफान आया, तो ये आसना जो है ये एक तरह का साइक्लोन है, बहुत रेयर होता है इस तरह का साइक्लोन। साइक्लोन जब भी बनता है तो वार्म वाटर में बनता है, वार्म वाटर में साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये रेयर टाइप का साइक्लोन है, ये राजस्थान में बढ़ना शुरू हुआ
और गुजरात होते हुए अरबियन सी में ये इंटेंसिफाई हो गया। अरबियन सी में इसका स्ट्रेंथ बढ़ गया है और ये अभी और वेस्टवर्ड जा रहा है, वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है अरबियन सी में। डाटा जो है 1891 से 2023 का डाटा अवेलेबल है आईएमडी के पास, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं, मौसम विभाग, उनके पास ये डाटा 1891 से 2023 तक अवेलेबल है। और उनके द्वारा बताया गया है कि 1944 में सबसे पहला साइक्लोन ऐसा रजिस्टर किया गया था इस तरह का, जो जमीन के ऊपर फॉर्म हुआ है और इंटेंसिफाई हुआ है बाद में समंदर में मिलकर। उसके बाद 1964 में आया था इस तरह का साइक्लोन, और उसके बाद फिर 1976 में इस तरह का साइक्लोन आया था। तो ये काफी रेयर है। अब देखिए 1891 के बाद जो भी हमारे पास डाटा अवेलेबल है उसमें से सिर्फ 3 बार ऐसा साइक्लोन आया है, और ये चौथा साइक्लोन है आसना। आसना का साइक्लोन का जो नेमिंग होता है, ये नाम पाकिस्तान ने दिया है। तो हम डिटेल में एक वीडियो बना देंगे आपके लिए, इसका नेमिंग कैसे होता है और किस ऑर्गेनाइजेशन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंट्रीज जो भी अराउंड इंडियन ओशियन है वो एक टेबल बनाते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। एक वीडियो क्या बनाना, टेबल बना दिया और ये कंट्रीज के नाम हो जाएंगे, कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी, इस तरह से जो भी मेंबर कंट्रीज होंगे उनके नाम लिख दिए जाएंगे। और यहां पे सब ब्लॉक में कंट्री का नाम होगा, नेम ऑफ द साइक्लोन। ये जो कंट्रीज नाम सेलेक्ट करेंगे अपने नाम से, कंट्री ए मान लो 10 साइक्लोन का नाम सजेस्ट कर दिया, बी 10 का सजेस्ट कर दिया, सी 10 का सजेस्ट कर दिया। तो इस तरह से साइक्लोन का नाम सजेस्ट कर दिया जाता है। और फिर सर्कुलर वे में साइकिल चलता है कि इस बार जो साइक्लोन आया तो कंट्री ए ने उसका नाम दे दिया, अगला बार जो साइक्लोन आएगा वो ऑटोमेटिकली कंट्री बी का सजेस्ट किया हुआ साइक्लोन का नाम उसके ऊपर पड़ जाएगा। फिर अगला साइक्लोन आएगा तो कंट्री सी का जो सजेस्ट किया हुआ नाम है वो उस साइक्लोन का नाम हो जाएगा। तो इस बार पाकिस्तान का दिया हुआ नाम था आसना। इस साइक्लोन का नाम आसना है जो अरबियन सी में अभी वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो आज का सेशन फिर यहीं समाप्त करते हैं। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।